हो सकता है आपके लिए ये भी वो नया नया कुछ चीजें आपको मिले। ठीक है, ओके चलिए, आई विल स्टार्ट। अब ये क्या हो गया, बैक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जितने बच्चे आए हैं उनको जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन मेरा क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बिना क्वालिफिकेशन अभी पढ़ाते हैं। तो आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम JNU एंड आई एम डूइंग PhD आपसी फरीदाबाद, यू नो द DBT JRF, जहाँ से आपको मिलता है फेलोशिप। और कैटेगरी 1 में हम सिलेक्टेड हुआ हूँ, फर्स्ट टाइम दिया था, फर्स्ट टाइम निकला है। CSR में 2 बार निकाला हूँ, पहला जब फर्स्ट सेमेस्टर में मास्टर्स में गया था, और उसके बाद जब कोविड आ गया था तो उसे एक्सपायर हो गया था, तो मैंने सेकंड टाइम फिर से निकाल लिया था। ठीक है, नहीं तो मैं 2 टाइम्स देने का मेरे को जरूरत नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी फेलोशिप था। नाउ आई विल स्टार्ट वन बाय वन, जितने बच्चे आते रहेंगे हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो आई विल स्टार्ट। मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो जब भी बायोकेमिस्ट्री का बात होता है तो केमिस्ट्री तो आ ही जाता है, क्योंकि बायो के बाद ही केमिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पर। तो केमिस्ट्री का अगर बात करूँ तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत बाद दिन बाद आप लोगों को केमिस्ट्री दिखा होगा ऐसे, देखो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते आप लोग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनेोजेनेसिस, TCA साइकिल, ये सब याद आता होगा। बट ये बहुत कम ही बच्चे देखते होंगे। बट ऑल द एलिमेंट्स दैट यूज यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये सब आपका बॉडी में है मोस्ट ऑफ द। अब उनमें से तो कार्बन आपका हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो ऐसे कंपोनेंट है कि हर जगह जुड़ा हुआ है, मतलब आपको हर एक मॉलिक्यूल को बनाता है। आप लोगों को पता है कि अमीनो एसिड 20 प्रकार का होता है। अगर अमीनो एसिड को तोड़ दीजिएगा ना, मतलब सपोज एलानिन में कार्बन को मान लिया, ठीक है, ये R ग्रुप है इधर, और इधर आपका CaOH हो गया, इधर NH2 हो गया, इधर H हो गया, तो मान लिया ये अमीनो एसिड है। तो अगर ध्यान से देखिएगा कि एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 कार्बन हो गया, ओके, और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन हो गया। ठीक, तो आप अगर तोड़ के देखिएगा मॉलिक्यूल्स को तो आपको सिर्फ एटम्स मिलेगा। ठीक है, आपको एटम्स से ही सब कुछ बना होता है, एटम्स आपका मॉलिक्यूल बनते हैं। जस्ट फॉर बेसिक थिंग्स आपको ऑलरेडी पता है, स्टिल आई एम जस्ट आपको रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि आगे जब जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आपका जितना भी अमाइनो एसिड हो, आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप जो ड्रॉ करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो कुछ भी हो, आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ कुछ देखिएगा, पीरियोडिक टेबल जो है आपका केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 11 12 में, आप लोगों को दिखा होगा वो। तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो कंपोनेंट है, और प्लस उसके साथ ये भाई साहब जो पहले रहते हैं हाइड्रोजन, जो सबसे कंट्रोवर्शियल आइटम है, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। कुछ एक चीज आप थ्योरी पढ़ते हैं कि दूसरा थ्योरी में आ जाता, नहीं नहीं ये गलत था, फिर नया थ्योरी आता है, बोलते नहीं नहीं ये सही है लेकिन ये गलत है, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, हर बार एक नया नया थ्योरी आता है केमिस्ट्री में। तो सबसे कंट्रोवर्शियल जो एटम है वो हाइड्रोजन है। ये हर जगह कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करता है, जब आप 11 12 में पढ़िएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री है उसको लगता है टफ है और मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, तो सिंपल से एक चीज बताना चाहता हूँ, बिना कहे बायोकेमिस्ट्री के ना आपको सेल बायोलॉजी अच्छे से समझ आएगा, ना आपको अदर सब्जेक्ट समझ आएगा। और बिना बायोकेमिस्ट्री में आप कोई भी TIFR एग्जाम, जो TIFR का एग्जाम होता है PhD का फेलोशिप के लिए, जैसे CSR नेट का एग्जाम होता है, DBT का एग्जाम में केमिस्ट्री पूछता है, CSR में भले ना पूछे तो DBT में पूछेगा, आपको TIFR के एग्जाम में पूछेगा। आप जो इंडिविजुअल एग्जाम दीजिएगा, अलग अलग PhD एंट्रेंस एग्जाम होता है PhD के लिए मास्टर्स के बाद, बिना JRF, अगर आपके पास JRF नहीं भी है तो आप एंट्रेंस देके PhD में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको केमिस्ट्री पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री 11 12 का पढ़ के रखिए, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। और प्लस आपका 11 12 का केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द होल सिलेबस ऑफ द एनी टॉपिक। ठीक है, आप UPSC दीजिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दीजिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दीजिए, आपको इस तरह का चीजें आपको दिख जाएगा घुमा फिरा कर। ठीक है, तो कुछ कुछ आइटम होता है, मोस्ट बहुत ज्यादा आपका मॉलिक्यूल बना रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका अमाइनो एसिड हो गया, आपका जो भी मॉलिक्यूल्स बनता है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, आपको यही आइटम दिखेगा मोस्ट ऑफ द आइटम्स। तो आपको अभी आगे जाएंगे तो पता चलेगा, कुछ कुछ आपका आइटम जो होता है बल्क अमाउंट में होता है, कुछ कुछ आपका ट्रेस एलिमेंट होता है। तो बल्क में क्या क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर कहाँ होता है, फास्फोरस कहाँ होता है, आपको फास्फोरस का पता होगा, फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड बनता है, DNA RNA याद है, जो जेनेटिक मटेरियल आपका बनता है। तो फास्फोरस वहां पर बहुत मात्रा में होता है। सल्फर कहाँ होता है, सल्फर का याद कीजिए, हम लोग 20 अमीनो एसिड पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको सिस्टीन मिल जाता होगा, राइट, मिथोनिन मिल जाता है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ये मैग्नीशियम क्या होता है, को फैक्टर की तरह काम करता है। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, आपका जो बॉडी में जो जिंक है, लड़के लोगों के लिए स्पेसिफिकली, जिंक और मैग्नीशियम एक ऐसे कंपोनेंट है जो मोर देन 300 बायोकेमिकल रिएक्शन को एज ए को फैक्टर काम करता है। तो जितना भी बॉडी आपका चल रहा है, बिना को फैक्टर का तो कोई इंसान काम नहीं करेगा एफिशिएंटली।
तो ये ऐसा ट्रेस एलिमेंट है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसको को फैक्टर बोलते हैं। ये जाके आपका एंजाइम मैकेनिज्म को कैटलिस्ट की तरह काम कराने में हेल्प करता है। तो आपको अगर लग रहा है कि मिनरल्स जो है, क्यों बोलते हैं विटामिन मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बिकॉज मैग्नीशियम, अगर वो पता होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बनता है तो उसको पॉलीमरेज की जरूरत होता है। ये मोस्ट ऑफ द जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, आयरन तो बोलना जरूरत नहीं, आप लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पता ही है। हीमोग्लोबिन, हिम के अंदर होता है आयरन। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है बॉडी में। तो आपका जितना भी ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एज ए कोफैक्टर काम करता है। जो कोफैक्टर की तरह काम नहीं कर रहा है, वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह काम करता है। जैसे अमीनो एसिड का एग्जांपल अभी दिया आप लोगों को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यही होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट है आपका इसी से बना होता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का बोल सकते हैं कि एक रीढ़ का हड्डी है, जो आपको इसको समझना पड़ेगा पहले कि इसी से बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होता है। इसके बाद जो आता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट में। तो अब जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा बायोकेमिस्ट्री में, कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कार्बन का 4 हाथ होता है। हाथ मतलब क्या कहना चाह रहा है, वैलेंसी। जब भी कोई स्ट्रक्चर में आपको ऐसे 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 दिखेगा, तो याद रखिएगा, ऐसे अगर दिख रहा है तो इधर भी एक हाथ होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये बॉन्ड को शो करता है। बॉन्ड मतलब क्या होता है, शेयरिंग विद इलेक्ट्रॉन। कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड बन रहा है, दो बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। वेरी बेसिक थिंग्स, हो सकता है आपको पता हो, स्टिल आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का बायोकेमिस्ट्री समझने में दिक्कत होता है। तो ये वाला चीज आपको समझना जरूरी है कि अगर मैं बता रहा हूँ कार्बन का 4 हाथ याद रखना है, नाइट्रोजन का 3 हाथ, ऑक्सीजन का 2 हाथ, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन अगर नहीं भी आए तो बायोकेमिस्ट्री में समझने में आपको बहुत सारे इजी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो ये ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल अभी दिखाऊंगा ऐसे पैटर्न में दिखाऊंगा। तो ऐसे दिखा रहा है मतलब डबल बॉन्ड, ये दिखा रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसे ऐसे दिखा रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 जो होता है आपका, यहाँ पर 3 आपका बॉन्ड होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का दिखा रहा है। बट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो इंट्रैक्शन करता है, बोलते हैं ना प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन दिखा दो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इंट्रैक्शन दिखा दो, लाइगेंड के साथ कोई ड्रग दे दिया, इनहिबिटर डिजाइन कर दिया, तो इनहिबिटर जाके प्रोटीन में बाइंड कर गया। और आपका पेन किलर जो सब खाते हैं, पेन किलर खाते हैं ना, तो पेन किलर जो खाते हैं वो क्या करते हैं, आपका प्रोटीन को जाके आपको ब्लॉक करते हैं। तो प्रोटीन को जो ब्लॉक करते हैं वो इंट्रैक्शन आपका कोवेलेंट इंट्रैक्शन नहीं होता। तो बॉन्डिंग पैटर्न दो प्रकार का होता है, आप लोगों को याद रखना है कि जितना भी मॉलिक्यूल, ये आपका कुछ कुछ ग्रुप से इसके बारे में बताऊंगा, ये सब आप थोड़ा फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि ये थोड़ा आपको बायोकेमिस्ट्री क्लास जब स्टार्ट कीजिएगा तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारी चीजें आप हो सकता है नया लगे, पहले पढ़े थे, आप रिविजन कर ली। दो तरह का बॉन्डिंग पैटर्न होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब आपका पूरा बॉडी में, आपके सेल के अंदर जितना लाख ऑफ प्रोटीन्स हो, सब प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन होता है वो दो प्रकार का इंटरेक्शन जनरली हमको मिलता है, एक कोवेलेंट इंटरेक्शन मिलता है, एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन मिलता है। तो जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है वही सबसे 99% टाइम जो इंटरेक्शन होता है सेल के अंदर, वो आपका नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। अब जो आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं, जैसे स्किन हो गया, प्रोटीन मसल बना रहा है, जिम में जा रहे हैं, तो ये सब जो आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट बन रहा है, स्ट्रक्चरल थिंग्स बन रहा है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड हेल्प करता है, ठीक। अब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में मोस्ट ऑफ द बच्चे को तो हाइड्रोजन बॉन्ड पता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ के वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन होता है, उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल पाई इंटरेक्शन होता है। दीज आर द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम द लेलिंजर बुक। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो लेलिंजर का बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई और बुक से पढ़ना है, पाथफाइंडर का बुक से पढ़ना है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर आल्सो, नो इशू, ठीक है। ये कोई कहीं लिखा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा तभी जाके आपको मतलब एग्जाम क्लियर होगा। हाँ, बट इफ आई टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप एग्जाम निकालने के बाद आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए जाइएगा अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में, आईसी बेंगलोर में, ठीक है, जेएनयू में, बीएचयू में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाइएगा। वहां पर आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, और वो आपका स्टैंडर्ड बुक से आएगा। स्टैंडर्ड बुक सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट पोर्सन है उसको पढ़ना है। तो ये मिथाइल ग्रुप को देख लीजिए, जो यहाँ पर एरो दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एरो है, ये बॉन्ड्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका गुआनिडीन, ईथर, ईस्टर, एसिटाइल, इथाइल, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। जो आपका कुछ भी आगे जाके आप सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आप उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में जो भी पढ़िएगा, इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप आपको दिखता रहेगा। तो इससे डरना नहीं है। ये सिंपल आपको बताया था कि बॉडी जो बनता है आपका नॉर्मल एटम से बनता है, वो एटम आपका मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जेनेटिक एलिमेंट बनाता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वो प्रोटीन जाके डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट मिलकर आपका सेल बनाता है, वो सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू आपका ऑर्गन बनाता है, और वो ऑर्गन सिस्टम आया आपका होल बॉडी बन रहा है, ठीक है। तो पहले बहुत हाइपोथेसिस दिया गया था कि हम लोग का जो बॉडी है, सेल कैसे बन रहा है, क्या मतलब क्या थ्योरी रहा है। तो आरएनए हाइपोथेसिस के अनुसार ऐसे ऐसे कभी कहना चाह रहा है, जो रिसर्चर साइंटिस्ट लोग हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि प्रीबायोटिक फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल कंपाउंड। तो पहले न्यूक्लियोटाइड्स बना है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद आपका प्रोटीन बना है,
मैंने डीएनए बनाया, डीएनए के बाद प्रोटीन बना है और वो फिर रिपीट होना शुरू हुआ है अकॉर्डिंग टू द आरएनए हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूछता है और बायोकेमिस्ट्री में भी पूछ लेता है। ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ द शॉर्ट्स आरएनए विद इन द रैंडम सीक्वेंस, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं, रैंडम सीक्वेंस से बना था, ठीक है। वो आरएनए जो बना है वो सेल्फ डुप्लीकेशन शुरू किया, क्योंकि आरएनए एक ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होता है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कभी यहाँ पर, जब जैसे आप पैदल से अपना स्कूल अगर आप 1 घंटे में पहुंच रहे हैं तो साइकिल लेके आप कितने जल्दी पहुंचते हैं, 15 मिनट 10 मिनट में पहुंचते हैं। तो साइकिल आपका एज ए कैटलिस्ट काम किया, जो काम आप 1 घंटे में करते हो 5 मिनट में करवा दी। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं ना जुगाड़ है हमारा, जो जल्दी करवा देंगे, तो ऐसे यहाँ पर जुगाड़ है। तो आपका कैटलिस्ट जो होता है एंजाइम होता है। तो हम लोग एंजाइम को जनरली प्रोटीन के माध्यम से जानते हैं कि प्रोटीन होगा तो प्रोटीन जनरली एंजाइम होता है, एंजाइम प्रोटीन होता है। बट सब एंजाइम आपका प्रोटीन होगा ये कोई जगह लिखा नहीं, क्योंकि आरएनए आपका कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो आरएनए जो होता है उसके पास कैटालाइटिक एक्टिविटी एज वेल एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने का भी प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में ये कहा गया कि वो खुद से डुप्लीकेट किया था, उसके बाद उन्होंने पेप्टाइड बनाया था, प्रोटीन बनाया था, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाया था, उसके बाद वो आरएनए जो बना था जीनोमिक, वो बाद में जाके डीएनए में कॉपी हो गया था और वो डीएनए बाद में जाके आरएनए और प्रोटीन बनाया था। ये हाइपोथेसिस कहा गया आरएनए वर्ल्ड। क्वेश्चन यहाँ से आता है, पार्ट सी में भी आएगा, पार्ट बी में भी आएगा, तो आपको इसमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन आता है, बट आपको अगर याद नहीं रहेगा तो गलती तो यहाँ पर आप कर ही दीजिए, इतना मेरे को पता है। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन करके आते हैं, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जब तक अपने घर में आके बुक नहीं खोलते या आंसर की नहीं देखते, उसके बाद पता चलता है कि फलाना ढमकाना क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया क्योंकि उसका आंसर वही था। क्योंकि इतना बेसिक से पूछ लेते हैं, एडवांस में नहीं पूछेंगे वो लोग, कुछ कुछ टाइम में आपको बेसिक से पूछ ले। तो आरएनए वर्ल्ड जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं। ये आपका इवोल्यूशन में आप लोग जरूर पढ़े हैं, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे बच्चे सीएसआर नेट दिया, डीबीटी भी बहुत सारे बच्चे देंगे, अभी आईसीएमआर का एग्जाम आएगा वो भी देंगे। और जो बच्चे टॉपर है मास्टर्स में वो लोग डीएसटी फेलोशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है ये एजेस दिखा रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर को क्या हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ। तो एनिमल्स बना कैसे, सेल्स कैसे बना, डीएनए आप लोगों को पता है, प्रोटीन तो आपका स्पेसिफिकली एंजाइम की तरह काम करता है। तो फंक्शनल यूनिट जो मेजर काम करता है, मजदूरी गधा मजदूरी जो करता है सेल के अंदर, वो प्रोटीन्स करता है, एंजाइम्स करता है, ठीक है। बट उसको गधा मजदूरी करवाने बनाने वाला कौन है, करता धरता कौन है, वो आपका आरएनए और डीएनए होता है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यही अल्टीमेटली काम करवाता है। आप क्या है ध्यान से देखिएगा, ये एरिया आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फैमिली रेस इससे मतलब 11th-12 में पढ़े हैं, बैचलर्स में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली जो आपका एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है, सिम्बायोटिक थ्योरी बोली जो ही बोली, वो बोला गया कि भाई ये जो प्लांट आपको अलग से दिख रहा है, एनिमल अलग से दिख रहा है, एनिमल कंप्लीटली डिफरेंट है प्लांट से, बट आप एंसेस्टर देखिएगा तो कॉमन जगह से आया। कैसे पता चला, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वहां से पता चला। क्या हुआ था, ऐसे कभी ये कहना चाह रहा है, ऐसे कहा गया है, बुक में लिखा है, रिसर्च से पाया गया है, थोड़ा थोड़ा हिंट पाया गया, उसके ऊपर ये थ्योरी दिया गया है कि पहले ना एक यूकैरियोटिक एनारोबिक सेल था, ठीक है, उसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, ठीक है, वो बाहर से खाना होना लेता था। सडनली क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया, क्या एरोबिक बैक्टीरिया था, वो क्या किया, एंडोसाइटोसिस कर लिया, मतलब यूकैरियोटिक सेल जो है, जो बैक्टीरिया था उसको खा लिया बहुत साल पहले। तो क्या बोला कि एरोबिक बैक्टीरिया इज एफिशिएंट बिकॉज जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, अलग अलग कार्बन एलिमेंट्स को तोड़ तोड़ के उसने एनर्जी निकाल के CO2 रिलीज करता था। तो उसने एनगल्फ कर दिया और वो भाई साहब क्या किया, उसके घर में रहना शुरू कर दिया, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो बाद में जाके आपका माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ऐसे कहना है कभी लोगों का। लेकिन एक थ्योरी तो ये एनिमल का तो बता दिया था कि हाँ भाई एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया मिल रही है, जो यूकैरियोटिक सेल है, वो तो आपका बैक्टीरिया से आया है। बट बोल रहे कि प्लांट कहाँ से आया, फिर क्वेश्चन है प्लांट कैसे आया होगा। तो बहुत पहले आप देखिएगा, बिलियंस और बिलियंस ईयर अगो अगर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि साइना बैक्टीरिया होता था। साइना बैक्टीरिया के पास क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता था, राइट। डिटेल्स में और बताऊंगा कि क्लोरोफिल्स क्या होता है, कैसे आपका कार्बन को एक तरफ CO2 रिलीज हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, बायोमेकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होता है अंदर, क्या क्या रिएक्शन चलता है, सबके बारे में बताएंगे, बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा आपको। तो ये साइना बैक्टीरिया जो है, ये आपका बोलता है कि इन्वॉल्व कर दिया था यूकैरियोटा, मतलब ये जो आपका सेल्स, आपका जो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट, वो क्या किया, अब वो वहां अंदर जाने के बाद उसको अच्छा खासा खाना वाना मिला, अच्छे से रहना शुरू किया, और वो फिर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल था, ठीक है।
ऐसे बहुत सारा मतलब प्रूफ पाया गया जिसके बेसिस में ये थ्योरी दिया गया। अब जो है ये आपका फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट बन गया, ठीक है। अब वो बाद में जाके आपका प्लांट सेल्स बना और आपका जितने भी पेड़ पौधा आपको दिख रहे हैं ये सब बना। ऐसा थ्योरी है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। मतलब आप सीयूईटी पीजी दे दीजिए, आप सीयूईटी यूजी दे दीजिए, आप सीएसआर डीबीटी आईसीएमआर कुछ भी एग्जाम दीजिए, इवन जेआरएफ निकालने के बाद आप जब असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा कहीं भी आपका खुद के स्टेट में, तब भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मैं रिसेंटली कुछ कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का क्वेश्चन देख रहा था बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। तो टेक दिस पार्ट सीरियसली, जब मैं बताऊं तो उसको नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ से आए, ठीक है। किसी को अभी तक कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या है, कुछ बताइए अपने तरफ। हम लोग जो क्लास करते हैं डिस्कशन वाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बच्चे लोगों के साथ, ये हम लोग इसलिए गूगल मीट में लेते हैं। नहीं तो हम लोगों के पास खुद का प्लेटफॉर्म है, ऐप है, जहाँ पर हम लोग बच्चे लोगों को क्लास ले सकते हैं, वहाँ पर चैट के थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन करेंगे, बट आप अनम्यूट नहीं कर पाइए। तो आप अनम्यूट कर पाए, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, इसलिए हम लोग गूगल मीट में लेते हैं और उसको रिकॉर्डिंग करके डालते हैं ऐप में। तो जो भी क्लास होगा उसको रिकॉर्डिंग करके आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट। कोई क्वेश्चन अभी तक, कुछ क्वेरी जो बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं क्लास को? नो क्वेश्चन, नो क्वेरी? चलो थम्स अप दे देना, समझ आ रहा है कि नहीं, इस थम्स अप के द्वारा बता दो मेरे को। बाकी लोग सब के सब बता दो, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तब थम्स अप देना। आज जितने लोगों को समझ नहीं आ रहा वो हम धीरे धीरे कवर अप करवा देंगे, ठीक है। बस इतने लोगों को ही समझ आया। पियासी जी को चंदन हो गया, सुभद्रा, हिमांशी और बाकी लोग कहाँ हैं? क्लास में तो बहुत बच्चे हैं। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना समझाना, अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो मैं फिर क्यों क्लास दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो ट्राई टू अटेंड द क्लासेस, और समझ आ रहा है तो थम्स अप देते रहना है, अगर म्यूट नहीं करना, अनम्यूट नहीं करना चाहते अपने आप को, ठीक है। तो हम लोग कोर्स जो है लॉन्च कर दिए thebioscholar.com, वहां पर आपको मिल जाएगा। बायोस्कोलर का ऐप मिल जाएगा, ऐसे ह्यूमन ब्रेन जैसे ऑरेंज कलर का आपको लोगो मिल जाएगा प्ले स्टोर में। तो वहां पर जाके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। अभी आपको स्पेशल कूपन कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। 500 रुपीज का, तो 2500 का आपको पड़ेगा पूरा कोर्स। वहां पर 1 साल तक आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लास आपको 6 महीने के लिए होगा, और डाउट क्लास भी होगा सैटरडे को, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका क्लासेस होगा, ठीक है। सर मैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, डीबीटी का फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं? सेकंड सेमेस्टर होने के बाद आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि डीबीटी का एग्जाम देने के बाद 1 साल के अंदर आपको अवार्ड लेटर अप्लाई करना होता है, और अप्लाई नहीं कर पाइएगा आपका एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। क्यों आपने कोई बच्चे का अपना वो करना है, तो आपको आई थिंक वो फाइनल ईयर में है, वो आपका एचओडी से लिखवाना भी पड़ता है, मैं भी, ठीक, यू कैन चेक। सीएसआई नेट दे सकते हैं, बट डीबीटी के लिए दिक्कत होगा, ठीक है। नाउ कम्स टू दिस पार्ट। ये पार्ट ऐसा है जहां से पूरा हम लोगों का बॉडी डिसाइडेड होता है। सीधी सी बात बताओ, जो भी लोग करते हैं खाने पीने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, सब चीजें के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली अगर देखिएगा आपका, कि जितना भी खाना हम लोग खाते हैं, जो भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, लिपिड खा रहे हैं, भले आपका बॉडी में प्रेफरेंसेस अलग अलग हो, कि लिपिड को अलग कब डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन्स को कब डाइजेस्ट करना है भाई, तोड़ के निकालना है एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट का कब कब तोड़ के उसको एनर्जी निकालना है। दैट इज प्रेफरेंसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से होता है। बट अगर आप मतलब आप बायोकेमिस्ट्री वाइज देखिएगा, विदाउट एनी ऑर्गेनिज्म, तो जो आपका स्टोर्ड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन जो है, या सोलर एनर्जी बोल सकते हैं, उसको लेता है। कैटाबोलिक और एनाबोलिक दो रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, इसको एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैटाबोलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, आपका तोड़ते हैं आपका जो मॉलिक्यूल्स है, आपका लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया आपका। अब जो जो लोग नॉन वेज खाते हैं वहां से भी प्रोटीन मिलता है, दूध लेते हैं वहां से प्रोटीन मिलता है, दूध में आपका केसिन प्रोटीन, आपका वही प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये तोड़ के क्या करते हैं, छोटा छोटा मॉलिक्यूल में डिवाइड करता है, तोड़ के जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी को कंजर्व करता है, किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म करता है, एनएडीपीएच फॉर्म करता है। ये आपका स्टोर्ड काइंड ऑफ स्मॉल पैकेट्स होता है। जैसे कि हम लोग के पास पैसा रहता है ना, गांधी जी, हम लोग उसके थ्रू सब कुछ खरीद बिक्री करते हैं। कुछ सामान खरीदना हो, कुछ बेचना हो, तो गांधी जी को लेकर करते हैं। ऐसे सेल के अंदर कुछ भी खरीद बेच हो रहा है ना, वो आपका एटीपी के थ्रू होता है, एनएडीपीएच के थ्रू होता है, याद रखिएगा। तो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग चावल दाल जो भी खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, अब बन जाता है आपका ग्लूकोज वगैरह, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनता है।
प्रोटीन आपका अमीनो एसिड बन जाता है, लिपिड आपका फैटी एसिड बन जाता है और ग्लिसरॉल बन जाता है, वो आपका बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और सेल्स में डिलीवर कर देता है उसको, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं उसको एनाबॉलिक इन नेचर बोलते हैं रिएक्शंस, और जो मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, सबको याद रहेगा। जब मॉलिक्यूल को तोड़िएगा तो एनर्जी हीट रिलीज होगा, उसको एक्सर्गोनिक रिएक्शंस बोलते हैं, वहां से एनर्जी को ट्रैप करके हम लोग एटीपी के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे पास सब्जी है, टमाटर है, आपके पास आलू है, तो पहले बटर सिस्टम चलता था, तो उसके लिए क्या गया, पहले मुद्रा लाया गया, तो मेटालिक मुद्रा लाया गया था, उसके बाद धीरे धीरे आपका पेपर मनी लाया गया, उसके बाद डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी आ गया, तो इवोल्यूशन में मनी हुआ। ऐसे सेल के अंदर ऐसे तो कोई आरबीआई तो है नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लोगों ने एक सिंपल प्रोसेस बनाया कि भाई जो भी करना है तोड़ देना और तोड़ के एटीपी बना देना, उस एटीपी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे फर्दर अपना काम करवाने के लिए। तो अब देखिएगा मॉलिक्यूल कुछ भी हो, सोडियम पोटेशियम आपका पंप हो जाए, आपका डाइनिन हो जाए, आपका जीटीपी एटीपी ट्राई न्यूक्लियोटाइड को जनरली इस्तेमाल करता है अपना एनर्जी को, एनर्जी फुल की तरह, ठीक है। गाड़ी चलाते तो पेट्रोल डालते, ऐसे यहाँ पर होता है। तो कैटाबोलिक यानी एनाबोलिक रिएक्शन होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, ये बेसिस होता है। नाउ कम्स टू दिस पार्ट। तो आप देखे होंगे कि ये मीम भी बहुत वायरल हुआ था, मतलब इंस्टामार्ट से आया था कि आप सोशल मीडिया चलाते चलाते हाथ थक गया होगा तो चलो पी लो थोड़ा ग्लूकॉन डी, पी लो पानी, पी लो थोड़ा। मूवी देखे होंगे आप लोग, बहुत फेमस मूवी है ये। तो ग्लूकॉन डी पीने के बाद भाई बच्चे को हो गया एनर्जी, वो दौड़ना शुरू किया, और दौड़ने के बाद भाई जब थक गया तो ऐसे फैल गया। और ये साइकिल चलते रहता है, आप खाना खाते हैं एनर्जेटिक होते हैं, आप काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर ये होता क्या है, अब खाना मिल रहा है तो आपको एनर्जी कैसे मिल रहा है, क्या प्रोसेस बॉडी के अंदर ऐसे हो रहा है, फिर बॉडी जब आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है तो ऐसे क्या बॉडी में हो रहा है कि आप थक जा रहे हैं, और थकने के बाद आपको ऐसे खाना खाने के बाद ऐसे क्या हो रहा है कि आप फिर से एनर्जेटिक हो रहा है, दौड़ना स्टार्ट कर। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल लर्न इन द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हम लोग जो मसल्स है वो मसल्स कैसे काम कर रहा है, कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, हम लोग जो खा रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है, कहाँ से मिल रहा है। एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ह्यूमोलॉजी सब मिक्सअप करके पढ़ेंगे, मजा आएगा क्लास में, ठीक है। चलो, तो पहला आप थोड़ा अलग तरीके से हम लोग बॉडी को देखेंगे, हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, सेल बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, एनिमल फिजियोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, उसको कॉम्बाइन वन में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पढ़ते हैं अगर अलग तरीके से ना पढ़ के अगर इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेगा एज कम्पेयर टू सेपरेटली याद करेंगे। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में पढ़िएगा तो एग्जाम का छोटा मोटा चीजें याद रहेगा, बाकी चीज भूल जाइएगा। अगर कनेक्ट करके पढ़िएगा चीजों को तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो बोलेगा नहीं सर मेरे को तो एग्जाम निकालना सीएसआर नेट। सीएसआर नेट एक माध्यम है जिसके द्वारा आपको फेलोशिप मिलता है इंडिया में, और आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में जाते हैं और पीएचडी करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक में रिसर्च करते हैं। बट ये जो चीज है ये आपको लाइफ टाइम काम देने वाला है, आप जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना बढ़िया से रिसर्च कर पाइएगा, उतना बढ़िया आपका इंटरव्यू जाएगा, आपका स्कोप उतना खुलेगा, ठीक है। चलो, फिर बाद में हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे कि आपको सीएसआर नेट निकालने के बाद डीबीटी ये सब जो एग्जाम्स है ये निकालने के बाद उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करें, अभी क्लास के लिए पढ़ते हैं, जिसके लिए आप आए हैं आप इंटरेस्टेड है तो लास्ट में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे पहले ही क्लास में शुरू कराया था तो वो बोला था एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से आपका डिफरेंट डिफरेंट वेसिकल्स आपका ऑर्गेनिली बनता है, वो ऑर्गेनिली से आपका सेल बनता है, सेल से आपका टिश्यू बनता है, उसको उसके बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक ही बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को दिख रहा होगा, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एंडोस्केलेटन सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपका बॉडी में ये सब एक साथ है, भले सब्जेक्ट अलग हो बस चीजें एक साथ हो, चैप्टर अलग हो चीजें अलग नहीं है, एक साथ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना भी चीजें बनता है जो हम लोग मानते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में बायोकेमिस्ट्री में जो मानते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। अब सेल के पहले क्या था आप लोग को बताया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एटम ये सब है, ये सब आपको पहले दिखाया मैंने, उसी से बना है, ठीक है। तो ये कोई लास्ट एंसेस्टर था, ऐसे जीनोमिक स्टडीज करके बताया गया कि हाँ भाई 3 पाथ ऐसे फॉलो हुआ था। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको पता है, आपको पहले आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन आता है। ऐसे 3 रास्ते ने चूज कर लिया, अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग सेल अलग अलग रास्ता चूज कर लिया। जैसे किसी ने बीएससी बैचलर कर लिया, किसी ने बीटेक कर लिया, किसी ने पीएचडी में आ गया और उसका खत्म ही होना है, अभी पढ़ाई लिखा खत्म नहीं हो रहा है, तो बीटेक वाले तो जॉब भी करे, शादी भी सब हो गया होगा, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चूज किया रास्ता, अलग अलग जगह डेस्टिनेशन है। तो कोई बैक्टीरिया बन गया, कोई आर्की बैक्टीरिया था पहले से था वो, और उसके बाद यूकेरियोटिया बना, उसका कई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसका एनर्जी सोर्स में बेसिस में हम लोग डिसाइड मतलब उसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ से पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा सीएसआर नेट और डीबीटी में, याद रखिएगा। डीबीटी में आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों जगह आ सकता है,
और आपका जो CS एंड नेट है वहां पर आपका पार्ट बी में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे ध्यान से पढ़ने वाले हैं, हम लोग का अभी 10 दिन 15 दिन हम लोग चलाएंगे अभी डेमो क्लासेस। जो बच्चे इंटरेस्टेड है यू कैन ज्वाइन, विल स्टार्ट द क्लास आफ्टर दैट। ठीक है, लाइव क्लासेस चलेगा हम लोगों का और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो केमिकल है, लाइट है, दो सोर्स ही होता है। जैसे आपको बोला आप खाना वाना खाए डाइजेस्टेड होंगे, प्रोटीन खाए अब चावल, आपका जो चावल रोटी खाए तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, विटामिन मिनरल्स। तो याद रखिएगा जो बॉडी में मेन 6 जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपका क्या क्या होता है, कार्ब होता है, प्रोटीन होता है, राइट, लिपिड होता है, और क्या होता है, मिनरल्स जो आपको को फैक्टर्स के बारे में बताया, उसके बाद आपका वाटर, अब विटामिन। अभी विटामिन आपका कोएंजाइम की तरह काम करता है, आप लोग अभी पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा आपको कोएंजाइम की तरह। एंजाइम जो होता है वो अकेले काम नहीं कर पाता, उसको सहायता चाहिए। जैसे आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप हेल्प ले रहे हैं, तो ऐसे एंजाइम भी काम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए एक दूसरे का हेल्प लेता है। किससे हेल्प लेता है, कोएंजाइम से और कोफैक्टर। ये कोएंजाइम और कोफैक्टर दोनों एलिमेंट है जिससे वो हेल्प लेता है और अपना काम को अच्छे से करता है। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये 6 एलिमेंट ऐसा है जिसके द्वारा आप बने हैं और इसी से सब कुछ होता है। अब जब खाना खाते हैं तो जो न्यूट्रिशनल कोच है, जो जिम करने वाले बंदे हेल्दी रहना चाहते हैं, इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, तो जितना भी चीज आप खाइएगा यही कंपोनेंट होता है। अब वो दो तरीके से हम लोग पूरा होल इकोसिस्टम में अगर देखिएगा, गाय, बकरी, आपका पेड़ पौधा कुछ भी देखिए, दो जगह से एनर्जी लेता है। पहला तो आपका लाइट सोर्स आपको पता है, आपका सन, वहां से आपको एनर्जी मिलता है फोटोन के फॉर्म में। वो आपका जो प्लांट्स है उसको क्लोरोप्लास्ट के थ्रू उसको फिक्स करते हैं, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं कि फोटो को सिंथेसाइज करके मॉलिक्यूल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, अब वो कार्बन हम लोगों का इस्तेमाल होता है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर आपका इकोलॉजी स्टार्ट हो जाता है उधर। तो ये वाला पार्ट उधर का है, ये वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है कि हम जैसे लोग जो इसके भरोसे है, क्योंकि हम लोग खुद तो कुछ बना नहीं सकते। ऐसा नहीं कि धूप में निकला विटामिन डी की जगह हम कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, या हम लोग बॉडी में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे। तो प्लांट जैसे आपका हार्बीवोर जो है, प्लांट को खा रहे हैं, हम लोग हार्बीवोर को खा ले रहे हैं, तो हम उधर से ले रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, उस चीज को रेडीमेड उठा रहे हैं। ऐसे नहीं कि भैया मेरा दम सिला दीजिए, आज तो शादी भी है, हम बढ़िया से फिट होना चाहिए कपड़ा ना। मॉल में जा रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, मीडियम साइज, स्मॉल एक्सेल ऐसे करके कपड़ा लेके आप शादी ब्याह में अटेंड करके आ गए। तो हम लोग इस प्रकार का प्राणी, जो हम लोग डायरेक्ट प्लांट से सोर्स ले रहे हैं एनर्जी को। अब ये सब छोटा मोटा चीज लग रहा होगा आपको, बट अब जब क्वेश्चन करने जाइएगा तो आपको मुझे याद जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो केमिकल से लेता है एनर्जी उसको केमोट्रॉप बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में पूछता है क्वेश्चन, CSI में आएगा, पार्ट बी में। बहुत सारे बच्चे माइक्रोबायोलॉजी छोड़ के जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो फोटोट्रॉप जो होता है वो आपका डायरेक्ट लाइट से आपका एनर्जी, फोटो मतलब देख रहे हैं फोटोन कस से आया है, और कार्बन सोर्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब कार्बन को लेते हैं वहां से, क्योंकि कार्बन लेना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 ऐसे बल्क कंपोनेंट है जो बॉडी में सबसे मोस्ट ऑफ द प्रिवेलेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो CO2 केमोट्रॉप, इधर देखिए केमोहाइड्रोट्रॉप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से तोड़ रहा है तो इधर से आपको केमोट्रॉप बोलेंगे। इधर देखिएगा तो फोटो हेट्रोट्रॉप होता है और फोटो हेट्रोट्रॉप होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कर रहा है तो आपको फोटो हेट्रोट्रॉप बोलेंगे, और कार्बन से अगर फिक्स कर रहा है तो हम लोग उसको फोटोट्रॉप बोलेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम चल रहा है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। हम लोग केमो हेट्रोट्रॉप में आते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन चेन है, हम बाद में पढ़ाएंगे जाके, जब ग्लाइकोलाइसिस, टी साइकिल से पढ़ा दूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन आता है और वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है स्टेबल मॉलिक्यूल वाटर में। उसके बाद आपका जो होता है साइकिल चलना स्टार्ट होता है। अगर वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भाई आपका पूरा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन चेन जहां से आपका एटीपी बन रहा है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, बनेगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग सुने होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता भी है, बैचलर्स में ही है सब मोस्ट ऑफ। तो ये सेलुलर सिस्टम है, ये फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता है। स्टिल आई एम टीचिंग यू टू ब्रश अप द प्रीवियस थिंग्स। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनली होता है, सब ऑर्गेनली एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है। बट ये अलग से ऑर्गेनली क्यों बना है सेल, दैट मीन्स देयर हैव सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो डिवीजन ऑफ लेबर है सेल के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनली अलग अलग काम को परफॉर्म करता है, और अलग अलग काम को परफॉर्म करवाने के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। और यहाँ से पार्ट बी में क्वेश्चन पूछेगा, CSI नेट में और DBT JRF में भी पूछेगा, पार्ट ए पार्ट डी दोनों जगह। कैसे पूछेगा,
पैरोक्सिज्म में बोलो कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कहीं और नहीं पाया जाता है? ऐसे मैथ मेकिंग क्वेश्चन आता है, जो बच्चे किए होंगे पता हो। ठीक है, कैटालाइज बोल के एक एंजाइम होता है जो पैरोक्सिज्म में पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया। ठीक है, तो कौन कौन से कंपार्टमेंट में क्या क्या एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पर क्या क्या काम होता है, ये सेल बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बट सेल बायोलॉजी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। अलग अलग ऑर्गेनेली अलग अलग काम करते हैं, ध्यान रखिए। ठीक, चलो। तो जैसे आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया कि हाँ, सेल जो है वो सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होता है, जैसे क्रोमाटिन जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन रैप करके बनता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी आप देखिएगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड को तोड़िएगा तो वही गिन चुन के वही आएगा, एटम्स आएगा और मॉलिक्यूल्स आएगा। तो ये तोड़ने के बाद यही बनता है। तो आपको जो एलिमेंट छोटा मॉलिक्यूल है उसको बिल्ड करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। डाइजेस्ट सिस्टम क्या कर रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल काट के छोटा मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है। तो सप्लायर है। तो डाइजेस्ट सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर है आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड को प्रोवाइड करना। तो दे यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, बाकी अगर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को लिंक कीजिएगा तो ये वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई मॉलिक्यूल बाहर में रिसेप्टर में प्लाज्मा में का बाइंड किया, वो जाके मॉलिक्यूल के अंदर गया, सिग्नल सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू सेल सिग्नलिंग। आपको याद होगा, सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा बेसिक आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए जो बना वो प्रोटीन बना है बाद में जाके, तो प्रोटीन जो बना वो जाके फिर एंजाइम की तरह काम करेगा, डिफरेंट रिसेप्टर की तरह काम करेगा, तो पूरा एंजाइम मैकेनिज्म आ जाएगा। और दैट इज द पार्ट, कंबाइंड पार्ट बोल सकते हैं, जहाँ पर सेलुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तीनों चीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग द सेलुलर, मॉलिक्यूलर और बायोकेमिस्ट्री इन सिंगल यूनिट। हम इसको अलग तरीके से नहीं देखते हैं, मैं एक जैसे देखता हूँ। आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, कनेक्ट कीजिएगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा चीजों को याद करने में और पढ़ने में। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं। तो जो भी चीज हम लोग यहाँ पर सब्जी देख रहे हैं, आप आपको 6 न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग बताए थे। ये देखो भाई, जो ब्रेड फ्रेड खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, ब्रेड ऑमलेट खा रहे हो भाई, दबा के एकदम पकौड़ी उकौड़ी मारते रहते हो। तो ये जितना भी चीजें है अल्टीमेटली यही है। एज ए अगर जो लोग हैं उसको देखता है ब्रेड पकौड़ा है, चावल है, दाल है, बट एज ए साइंटिस्ट जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं इसमें, वो ऐसे देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। जो जिम करने वाले लोग हैं वो भी ऐसे देखते हैं, लड़के लोग जो ऐसे देखते हैं फैट है, ये मिनरल्स है, वाइटामिन है, ये प्रोटीन है, ये वाटर है। इसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं। लेकिन आम इंसान में और हम लोग में ये डिफरेंस होता है, हम लोग चीजों को अलग तरीके से देख पाते हैं क्योंकि हम लोग को पहले से ही चीजें पता होता है। ठीक है, बाहर के लोगों को पूछेगा ये क्या है तो बोलेगा बनाना है, बट बनाना में क्या क्या है तो बोलेगा बनाना है भाई, भूख लगता है खा लेते, खत्म बात, उसमें क्या क्वेश्चन पूछना है। तो बनाना को तोड़ के देखिएगा तो आपको विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब मिल जाएगा, फाइटोकेमिकल्स। हम लोग ऐसे देखते हैं। तो जितना भी आपको कार्ब मॉलिक्यूल मिलेगा, जितना भी कार्ब मॉलिक्यूल मिलेगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के आपका मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वो मोनोसेकेराइड आपका ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जाएगा। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। साइटोप्लाज्म में क्वेश्चन आता है पार्ट बी में कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, थोड़ा पुराना वाला पार्ट है बट क्वेश्चन आता है। एसिटाइल कोएंजाइम आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म से आपका माइटोकॉन्ड्रिया के जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम वहां बनेगा आपका उसके बाद आपका साइट्रिक एसिड साइकिल बनेगा, चलेगा। साइट्रिक एसिड साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, याद रखिएगा, मैट्रिक्स में। ठीक, वहां से क्या होगा, आपका एनएडीएच बनता है। आपको बोला था छोटे छोटे पैकेट में चीजें बना देते हैं, करेंसी जैसे गांधी जी चलता है, शेयर के अंदर एटीपी चलता है, याद रखिए। तो एनएडीएच, जीटीपी, ये सब बनता है। ठीक है, तो एक बार साइकिल चलेगा 3 एनएडीएच बनेगा। वो जाता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर होता है इसमें, आप देखे होंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका कॉम्प्लेक्सेस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और 4 कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड एटीपी सिंथेज। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। आज जो प्रोसेस होता है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको एटीपी बोलते हैं। और उस एटीपी आपका सेलुलर करेंसी होता है, और जो भी काम होता है वो एटीपी के थ्रू होता है। इतना आपको याद होना चाहिए, बाकी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जाके एटीपी बनता है। तो इतना जितना भी पाथवे आपको पढ़ना है एटीपी के लिए पढ़ना है, एटीपी कैसे रहा, दैट इज द थिंग्स यू नीड टू नो। ठीक है, यहाँ तक कितना बच्चे लोगों को पता चला, कितना लोगों को समझ नहीं आया, सीधी सीधी हाथ उठा लो। कितने लोगों को समझ आया थम्स अप से बता दो। ठीक है, आलसी थोड़ा नहीं होना है, थम्स अप देना है। अगर समझ आ रहा है तो फिर हमको समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, थम्स अप देते रहे, मैं नोट डाउन करते रहूंगा नाम, कौन कौन बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो, अभी भी चलो हाथ थम्स अप उठाओ, कौन कौन बच्चे देखे, अभी बहुत कम ही बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है। ओके 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 ओके
कितने सारे बच्चों को बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, सीधी सी बताता हूँ, सच सच बताना है, डरना नहीं है, ठीक है। कहाँ का टफ लगता है? एनीवन? चार्ट भी लिख सकते हो, अगर तुम लोग माइक को अनम्यूट नहीं करना ना, डर लग रहा है, अगर इतने बच्चे हैं क्या पूछेंगे हमको, ये पता नहीं वो पता नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को बहुत कुछ पता नहीं, मेरे को भी बहुत सारी चीजें पता नहीं, तो क्या हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लोग आप सुन रहे हैं, आपको बिना सब कुछ जाने भी आप एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं, दैट इज नॉट द मैटर, ठीक है। न्यूमेरिकल टफ लगते हैं सर, और मेटाबॉलिज्म, डोंट वरी। और बाकी बच्चे थोड़ा साहस करके बताओ, इट्स नॉट लाइक दैट कि भूल दीजिएगा तो आपका वहां पर श्राप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लो में न्यूमेरिकल्स और एंजाइम्स, ठीक है। और एंजाइम वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो क्वेश्चन तो हाथों हाथ कराएंगे, ठीक है, तो उसका एकदम जानने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, न्यूमेरिकल एंजाइम, एंजाइम वाला पार्ट तो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, मुझे पता है वहां पर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, तो वहां चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो न्यूमेरिकल्स इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और कोई भी आपका मैथमेटिक्स हो न्यूमेरिकल्स हो, दो तीन चीजें होता है न्यूमेरिकल्स में, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, देखो। न्यूमेरिकल्स, कोई भी न्यूमेरिकल्स करने का कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखना है, और थर्ड होता है कॉन्सेप्ट, और फोर होता है आपका सॉल्विंग एबिलिटी। ये चार चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स कराने में एफिशिएंट करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आई डिड माई मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री ओनली, इट्स फन टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, या डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था बैचलर्स में लेलिंजर से, क्योंकि लेलिंजर द गॉडेस्ट बुक ऑफ द बायोकेमिस्ट्री यू कैन से, कि वो उसके उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, दैट इज द बेस्ट बुक। इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट को मैं पढ़ते हुए देखा हूँ इंडिया, आई हैव मेट विद मेनी साइंटिस्ट इन इंडिया, यू नो पी बलराम, प्रोफेसर बलराम, द प्रोफेसर बलराम इज अ ग्रेट साइंटिस्ट इन इंडिया, ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग द बुक लेलिंजर। और वो बोलते भी हैं, अभी बच्चे लोगों के पास सोशल मीडिया है तो बच्चे पढ़ते नहीं बुक, बट बुक ऐसा चीज है जिससे सब कुछ मिलता है। आईसी बैंगलोर में प्रोफेसर है, पहले डायरेक्टर भी थे वो, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड मिले सर को, ऐसा कोई डोमेन है जिसमें काम नहीं किया होगा। गायत्री, आई थिंक यू विल नो, प्रोफेसर पी बलराम, फ्रॉम डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, आईसी बैंगलोर। जब मैं उनसे मिला था तो इसने बताया था कि बायोकेमिस्ट्री को फील करना है, अगर बोझ कर लीजिएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये जो आपको जितने भी पाथवे पाथवे लिख रहे, तो एक सब्जेक्ट है, बट जो एक्चुअल चीज है ना, वो है बायोकेमिस्ट्री, जो है मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि जितना भी आपका बीच का, जैसे कार्बोहाइड्रेट में बोल दिया, आपको अमाइनो एसिड बोल दिया, तो अमाइनो एसिड तो आपको मसल बना रहा है, मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है आपको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लिपिड आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये सब जो चीजें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के आपको ग्लूकोज बना रहे हो, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बना रहे हो, एटीपी को इस्तेमाल करके तुम प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, वेसिकुलर ट्रैफिकिंग करा रहे हो सेल के अंदर, ये सब जितना भी काम हो रहा है, तो बिना एटीपी नहीं हो सकता है, तो एटीपी को किसी को तो छापना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल के अंदर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर एटीपी स्टोर भी रहता है, एटीपी बनता भी है, जैसे आरबीआई नोट छापता भी है, नोट रखता भी है, ऐसे, ठीक है, याद रखना है। एटीपी मतलब करेंसी, ध्यान दीजिए। तो जैसे आपको बताया था कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो भाई आपको कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, कार्बन का तो याद रखना है 4 हाथ, नाइट्रोजन का 3 हाथ, ऑक्सीजन का 2 हाथ, ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीजें याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं, कुछ भी दिक्कत हो मैसेज कर देना है मेरे को, इन क्लास में आके पूछना है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस तो हो गया, तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेल्स वॉल, पॉलीसेकेराइड, ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है, आपको ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज की तरह, हम लोग के बॉडी में, लीवर में, मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ना कि स्टार्च, स्टार्च प्लांट में स्टोर होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब स्टोरेज, तो एज ए स्टोरेज मटेरियल इस्तेमाल होता है ग्लूकोज। और क्या यूज होता है, ऑक्सीडेशन करके, मतलब ऑक्सीडेशन एक साइंटिफिक टर्म में यूज कर रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट अगर आपको दिमाग में थोड़ा याद रखना कि कोई मॉलिक्यूल को तोड़ देना तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को तोड़ के जो एनर्जी निकलता है, जैसे हम लोग को अगर कोई थप्पड़ मारेगा, कोई हम लोग को लट से मारेगा, तो हम बॉडी गर्म होगा कि नहीं होगा, ऐसे अगर मॉलिक्यूल को तोड़िएगा तो एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं इन द फॉर्म द एटीपी, यही तो मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, उसको अलग नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, दैट्स इट, नथिंग, टीसी साइकिल, नाम है ये सब, बट चीजों को एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। जैसे आप आटे को घोल रहे हैं, ऐसे गोल गोल कर रहे हैं, फिर रोटी बना रहे हैं, रोटी को बनाकर खा रहे हैं, तो ये प्रोसेस है ना, रोटी बनाने का प्रोसेस, ऐसे एटीपी बनाने का ये प्रोसेस,
ग्लाइकोलाइसिस करो, टीसी साइकिल करो, एटीपी बनाओ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करके। इफ यू फील द बायोकेमिस्ट्री, मैं गारंटी के बाद बता सकता हूँ कि आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होगा कि मुझे बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा। बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सीएसआर नेट आएगा जाएगा, डीबीटी आएगा जाएगा, बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप अच्छे से अच्छे जगह में पहुंच सकते हैं, अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, याद रखिएगा। आज जो चीज आपको आएगा उसका वैल्यू डेफिनेटली होगा। जो कुछ भी बोले कि पीएचडी में डिप्रेशन होता है, ये होता है, वो होता है, आपको अगर क्वालिटी है, आपका बेसिक क्लियर है, आप अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू है, इतना याद रखना है। भले जिस जगह में रह रहे हैं उसमें वैल्यू ना हो, बट कभी ना कभी आपको वैल्यू मिलने वाला है, चीजें छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो ग्लूकोज आपका क्या करता है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर बनाता है, जैसे पॉलीसेकेराइड्स हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन आप एक पॉलीसेकेराइड की तरह बोल सकते हैं। उसके बाद ग्लूकोज से आपका राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है, क्योंकि एनएडीपीएच बनता है। एनएडीपीएच आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है आपका जब न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस होता है, क्योंकि जो डीएनए आरएनए बन रहा है उसका जो एलिमेंट है, जैसे आपका हो गया गुआनिन, साइटोसिन, ये सब जो बनता है वो वहां से बनता है। ठीक है। डी नोवो पाथवे होता है, सैल्वेज पाथवे होता है, हम लोग पढ़ाएंगे धीरे धीरे जब जाएंगे। डरने का कोई जरूरत नहीं, पाथवे से डरना नहीं है, एक प्रोसेस है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने का प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने का एक प्रोसेस है। उसके बीच में बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करने की जरूरत क्या था? तो भाई अगर बायोकेमिकल देखिए, कोई भी बॉन्ड को तोड़ने का इजी नहीं है। कोई बॉन्ड को तोड़ने से पहले पूरे फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एंजाइम्स। इसलिए एंजाइम्स का बहुत वैल्यू है मार्केट में। एंजाइम सेलुलर लेबर है, सेल के अंदर जितना भी काम होता है एंजाइम करता है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन होता है, कुछ कुछ एंजाइम आपका आरएनए भी होता है, जिसको राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है भाई, वो ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाते हैं। उसके दौरान कुछ एटीपी हम लोग जनरेट कर लेते हैं, और ये पायरुवेट को फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके उसको टीसीएस साइकिल में घुसा के वहां से हम लोग एटीपी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस आपका बॉडी के अंदर होता है। बॉडी में कुछ कुछ कंपाउंड होता है, अगर सेल मान लो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा, पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा, डीबीटी में आएगा। और जब आपका पायरुवेट बन जाएगा, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा मैट्रिक्स में, और वहां पर आपका क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद वो आपका जाएगा टीसीए साइकिल में, और टीसीए साइकिल के बाद जो एनएडीपीएच बनेगा वो आपका जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, अल्टीमेटली एटीपी बनेगा। तो तोड़ तोड़ के इतना तोड़ेंगे कि एटीपी बना देंगे। ठीक है। दिल तोड़ने का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, ओनली फॉर एटीपी, याद रखना। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में दो फेज में चीजें होता है, एक तो आपका प्रिपरेटरी फेज होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, एनीवन कमेंट में लिखिए। एक प्रिपरेटरी फेज होता है और एक पे ऑफ फेज होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज एज सबको पता है ये सब चीजें, बट स्टिल कुछ कुछ बताऊंगा। जो क्वेश्चन आएगा जो आप लोग अवॉइड करके भागते हैं, हम यहाँ पर ध्यान से बताएंगे, ध्यान रखना। पूरा पाथवे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, क्योंकि फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। उसके बाद आपका फ्रुक्टोज 1,20 फॉस्फेट बनता है। उसके बाद लास्ट में आपका ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट। अब बच्चे यहाँ पर क्या नोटिस नहीं करेंगे, और मैं जो आपको नोटिस करवाऊंगा, इसीलिए बोलते हैं कि कोई अगर गाइडेंस प्रोवाइड करते तो आपके लिए इजी होता है। क्यों? यहाँ पर दो चीज देखने लायक है। क्या? एक तो यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो एटीपी जहां पर कंज्यूम हो रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों की दोनों जगह आपका इरिवर्सिबल एंजाइम है, इसीलिए एरो स्ट्रेट है। बहुत सारे जगह देखिएगा एरो इधर जा रहा है, एक एरो उधर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल एंजाइम। इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर पीछे जाने का रास्ता है। बट इरिवर्सिबल एंजाइम जो होते हैं, जैसे ये ए हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया, ये इरिवर्सिबल एंजाइम है, सिंगल एरो से डिनोट किया गया। दैट मीन्स एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो उस एंजाइम से थ्रू फिर से ग्लूकोज नहीं बन सकता। ठीक है। उसके लिए अलग एंजाइम चाहिए होगा, वो कर नहीं पाएगा। लेकिन ये एंजाइम जो है फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ये कर सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है। बट अगर ग्लूकोज से एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो हेक्सोकाइनेज के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। तो एक तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कि ये बड़ा क्वेश्चन आएगा। जितना भी इरिवर्सिबल एंजाइम है कोई भी बायोकेमिकल पाथवे में, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनेोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सबका आपको एंजाइम का नाम याद रखना है, विच इज इरिवर्सिबल एंजाइम, और क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रहा है उस स्टेप में। जैसे यहाँ पर एटीपी आ रहा है, एडीपी बन रहा है, यहाँ पर फॉस्फेट लग जा रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो ये चीज याद रखना है। सेकंड चीज क्या याद रखना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस में, कि ग्लूकोज 6 कार्बन एटम से बना रहता है, बनता है। कैसे? देखो, एक कार्बन जब ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ट्रायल ऐसे एक जो दिख रहा है, ये सब एरिया जो दिख रहा है यहाँ कार्बन है, याद रखिएगा। तो दिस इज कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा। तो 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज। ठीक है।
हेक्सोस इसलिए बोलते हैं, ठीक है, हेक्सोकाइनेस लिखा है ना, काइनेस मतलब फॉस्फेट लगाना, हेक्सोस मतलब 6, तो ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट लगाता है ये एंजाइम, इसलिए इसका नाम हेक्सोकाइनेस है। याद रहेगा? समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ अभी तक? सबको समझ है? थम्स अप बता दो, थम्स अप से बता दो सबको समझ आ रहा है, हाँ कि ना? 1 2 3 4 5 6, ये बहुत बेसिक चीज है, सब कुछ याद नहीं रखना है, इरिवर्सिबल एंजाइम को याद रखना है, उस स्टेप में क्या हो रहा है वो याद रखना है। कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज टूट के 3 3 में डिवाइड कर देता है, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ये आपको याद रखना है। इतना अगर याद रखिएगा काम बन जाएगा। 2 इरिवर्सिबल एंजाइम है प्रिपरेटरी फेज में, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 एंड हेक्सोकाइनेस। नेक्स्ट फेज में चलते हैं, ये होता है आपका पे, यहाँ पर प्रिपरेटरी क्यों होना है कि यहाँ पर फॉस्फेट लगा, एटीपी इस्तेमाल हुआ, एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, पॉकेट से पैसा गया, यहाँ पर पॉकेट में पैसा आएगा कैसे? आप ध्यान रखना, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल था, लेकिन उसको तोड़ के 2 मॉलिक्यूल बनाया गया था, डाइहाइड्रोक्सी एडिशन फॉस्फेट और ग्लिसराइडेट 3 फॉस्फेट। बट एक एंजाइम है जो उसको ग्लिसराइडेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसराइडेट 3 फॉस्फेट है, एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, वो दोनों कंपाउंड के एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिसराइडेट 3 फॉस्फेट। इसलिए ध्यान से देखिएगा, सब जगह 2 2 करके लिख दिया है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसलिए लिखा है कि ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल से बना है, उसको तोड़ के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या बनाया गया, ग्लिसराइडेट 3 फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 था, इधर 3 था, तो 2 बन गया, 3 × 2 = 6, राइट? तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का वो ग्लिसराइडेट फॉस्फेट है। अब क्या हो रहा है ध्यान से देख, ठीक है, यहाँ पर 2 NADH आ रहा है, 2 NADH बन गया, NADH प्लस। इसके बाद क्या हुआ, 2 आपका ADP था, यहाँ पर 2 ATP बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे देखिएगा, फिर फॉस्फोग्लिसराइड बना, फिर फॉस्फोग्लिसराइड आपका 2 फॉस्फोग्लिसराइड बना, उसके बाद फॉस्फोइनोलोपाइरुवेट बना, यहाँ पर फिर 2 ATP बन गया, तो यहाँ पर 4 ATP बन रहा है। पहले 2 ATP हम लोग दिए थे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2 ATP यहाँ पर दिए, 4 ATP मिला, कितना टोटल मिला, कितना टोटल ATP मिला, कमेंट में लिख के बताओ। पहले 2 दिए थे, 4 इधर मिला, टोटल नेट कितना मिला? ठीक है, याद रखना है 2। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर भी इरिवर्सिबल एग्जाम एक है, देखो यहाँ पर सिंगल एरो दिख रहा है सबको, बाकी कहीं सिंगल एरो है नहीं है, देखो सब में डबल एरो है, मतलब वो रिवर्सिबल स्टेप है। इरिवर्सिबल स्टेप से क्वेश्चन पूछेगा, एटीपी कहाँ कहाँ बन रहा है, कौन सा स्टेप में आ रहा है, वो क्वेश्चन पूछेगा। उसके साथ जो इरिवर्सिबल स्टेप है वहां पर क्या हो रहा है वो पूछेगा, और ये स्टेप कहाँ पर कितना एनएडी पे जा रहा है वो पूछेगा। ग्लाइकोलाइसिस में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो पायरुवेट बना है, वो पायरुवेट बाद में जाके आपका आपका एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा, और वो एसिटाइल कोएंजाइम टीसीएस साइकिल में जाएगा, टीसीएस साइकिल में फिर से एनएडीएच बनेगा, वो एनएडीएच जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाएगा, और मोर एंड मोर एटीपी बनेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने का, ये एक ग्लूकोज को लिखने का फॉर्मूला है, CHO नीचे 1 कार्बन, तो 1 कार्बन इधर हो गया, 2 3 4, एरो मतलब बॉन्ड बता रहा हूँ, पहले बता दिया था इसलिए डरना नहीं है। इसी फॉर्म को साइक्लिक फॉर्म में दिखाते हैं, तो ऐसे दिखता है, मतलब कोई स्टेट चीजों को अगर बैंड करके अगर बांध दीजिएगा तो जैसे दिखेगा वो ऐसे दिख रहा है। तो जब ग्लूकोज को आप पानी में मिलाते हैं, ग्लूकोन डी ऐसे खटखट खटखट और पीते थे, स्कूल से आते थे हम लोग पीते थे ऐसे। तो जब आप ग्लूकोज पानी में मिलाए, वो जनरली इस फॉर्म में रहता है, डेक्सट्रोज फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो याद रखना। तो ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बना, पायरुवेट से आपका 2 3 चीजें हो जाता है, जैसे आपका फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन 2 प्रकार का होता है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एक लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन हमारे बॉडी में पाया जाता है जनरली, इथेनॉल जो प्रोडक्शन हो रहा है ये आपका स्पेसिफिकली ईस्ट में होता है। और आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो इंडिया है फोकस कर रहा है आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में, क्योंकि एज ए फ्यूल यूज करने का चाहते हैं। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि ईस्ट जो होता है ये कन्वर्ट कराते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्वेश्चन आ सकता है। पायरुवेट हम लोग मसल में देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग बॉडी में होता नहीं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं, जैसे पहले इमेज में दिखाया था। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम में। ऑक्सीजन रहेगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। याद रखिएगा, वहां पर 3 कार्बन कंपाउंड था, 2 CO2 निकल जाता है यहाँ पर, उसके बाद 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं, जो आपका एसिटाइल साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलेज साइकिल, जो भी बोलना चाहते हैं। उसके बाद 4 कार्बन और 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं,
है ना। ये यही आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है और यही अल्टीमेट प्रोसेस होता है। क्वेश्चन आपका फर्मेंटेशन से आ सकता है, तो ये स्टेप्स आप लोग याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है और उसके साथ साथ आपका लैक्टेट फर्मेंटेशन क्या होता है, डिटेल में फर्मेंटेशन पढ़ाया जाएगा। आई थिंक हिरोन में पढ़ाएगा आप लोगों को। ये प्रोसेस है, याद रखिएगा, ये प्लांट का ही, एनिमल्स का है, ऐसे प्रोसेस होता है। ग्लूकोज 6 पर बनता है, अलग अलग कंपाउंड बनता है। ग्लूकोनेओजेनेसिस डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर फॉस्फोपाइरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस में, जो जो इरिवर्सिबल एंजाइम था उसका रिवर्स, मतलब उसका ऑल्टरनेटिव में ग्लूकोनेओजेनेसिस में एक एंजाइम से एक एक करके। तो ग्लाइकोलाइसिस में 3 इरिवर्सिबल स्टेप। एक तो आपका हेक्सोकाइनेस के ऑल्टरनेटिव में यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ग्लूकोनेओजेनेसिस स्टेप में। ग्लूकोनेओजेनेसिस एक ऐसा स्टेप है जिससे आपका पायरुवेट, ग्लिसरॉल, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर्स है वहां से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाते हैं, और ग्लूकोनेओजेनेसिस में पायरुवेट को इस्तेमाल करके हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। दैट इज द सिंपल थिंग्स यू नीड टू नो। 3 इरिवर्सिबल स्टेप होता है ग्लूकोज में, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में, उसका यहाँ पर रिप्लेसमेंट एंजाइम है, जैसे आपको पहले बताया था। अगर नहीं होगा तो उसका रिप्लेसमेंट एंजाइम डेफिनेटली होगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यहाँ पर है। यहाँ पर आपका यहाँ था फॉस्फोफ्रुक्टोन काइनेस 1 था। यहाँ पर ग्लूकोनेओजेनेसिस में आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज 1 है। और वही यहाँ पर पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए 2 एंजाइम होता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पेप कार्बोक्सिल काइनेस, मतलब होता है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। ये स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। प्लस पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाने वाला जो स्टेप है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो बनता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी एग्जाम के लिए। ये वाला पार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। जो रेड कलर से यहाँ डिनोट किया गया दैट इज इरिवर्सिबल एंजाइम्स, याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर एटीपी कैलकुलेशन दिखाया गया साइड में बगल में। गॉट इट? समझ आ रहा है सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्लूकोनेओजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो इरिवर्सिबल स्टेप है उसको बस याद रखना है, क्योंकि उसका रिवर्सिबल में वही है, ठीक है। जैसे आपके पास चम्मच है या आपके पास ऐसा कोई सामान है जिससे आप सब्जी काट पाते हैं, आप सब्जी को काट सकते हैं बस सब्जी को आप जूस नहीं बना सकते, उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। तो ऐसे पायरुवेट से फॉस्फोनिल पायरुवेट बनाने के लिए आपको अलग एंजाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल एंजाइम होता है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उसका लिए अलग एंजाइम चाहिए होगा। ये आपका प्रोसेस है। मैं आप जैसे बताया था पायरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉस्फोनिल पायरुवेट बनता है, वो फॉस्फोनिल पायरुवेट आपका अलग अलग काम में इस्तेमाल होता है। ये आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम लोगों को। बट आप लोगों को अभी तक क्लास समझ आया कि नहीं आया ये बता दीजिए। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, समझाने की कोशिश किया। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ पूरा क्लास में, सेल बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं अच्छे अच्छे जगह में जाते हैं, अच्छा चीज़ें सीखते हैं, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री या सेल बायोलॉजी वाला पार्ट पूरा मैं कवर करूँगा, पूरा CSR का जितना भी आपका क्लासेस चलेगा। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना, जाके ज्वाइन कर लीजिए। thebioscholar.com है वेबसाइट, आपको प्ले स्टोर में हम लोगों का बायोस्कॉलर का ऐप मिल जाएगा। 2,500 कोर्स का प्राइस है अभी, क्योंकि आप 500 का कूपन लगा सकते हैं वहां पर फॉर लिमिटेड टाइम। पहला 50 बच्चे के लोगों के लिए हम लोग को रखे हैं कि 3,000 का कोर्स हम लोग 2,500 में दे रहे हैं कूपन लगा के। ऐसे तो बहुत ज्यादा प्राइस है कोर्स का। क्लासेस डीबीटी का भी होगा, अभी हिरोन में क्लास ले रहा था डीबीटी का, आप जाके अटेंड कर सकते हैं। डीबीटी का और CSR का दोनों क्लास हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, मतलब आज हम लोग डीबीटी का भी लॉन्च कर देंगे। आज पहला डेमो क्लास था, कल भी डेमो क्लास होगा मे भी। तो आप लोग डेमो क्लास में जुड़िए, अच्छा लग रहा है क्लास तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, डेली अटेंड कीजिए जब तक आप डेमो क्लास मिल रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से डीबीटी का क्लास होगा, डोंट वरी। अच्छा, ओके, हाँ अंशिका, तभी मैं सोच रहा था आपको जानता हूँ मैं, आई हैव सीन, आई हैव नो योर नेम। तो बाकी बच्चे कैसे लगा क्लास जरूर बताइएगा। सर वन क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल अस सम जॉब पोजीशन जस्ट आफ्टर डन विथ पोस्ट ग्रेजुएशन। इंडस्ट्री में चले जाओ, गेट एग्जाम निकालो, गेट एक्सेल नहीं तो बीटी निकालो, अच्छा रैंक करो और इंडस्ट्री पोजीशन में अप्लाई करो। नहीं तो कुछ ऐसे इंटर्नशिप करो, रिसर्च, क्योंकि जब अप्लाई करोगे तो तुम्हें पोजीशन नहीं मिलेगा।
दैट इज वेरी थिंग्स। और अगर देखिएगा तो इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको इधर इंटर्नशिप करना पड़ेगा, किसी को पकड़ना पड़ेगा, एक बार इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब मिलने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और जॉब मिलने के लिए एक्सपीरियंस, और बिना एक्सपीरियंस वाले को एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो ये बहुत खराब लूप है। उसके लिए आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिए जो प्राइवेट का ऑर्गेनाइजेशन है, और गेट स्कोर रखिए अपने पास, और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। पीएचडी विल बी लॉन्ग प्रोसेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड एनरोल इनटू द पीएचडी, क्योंकि उतना पैसा आपको वहां पर भी मिलेगा। एक दिक्कत होता है इंडस्ट्री में एक टाइम के बाद कि आपका ग्रोथ रुक जाता है, बिना पीएचडी में आपको ग्रोथ नहीं होगा। तो आपके पास अगर पीएचडी है तो आपको ग्रोथ और आगे बढ़ता है, ठीक है, इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट। तो जॉब में अप्लाई कीजिए। अभी गेट अगर आपके पास होता तो आप साइंटिस्ट बी में अप्लाई कर पाते, डीआरडीओ पोजीशन निकला है, और प्लस साइंटिस्ट पोजीशन निकलता है सीएसआर की तरफ से, बार्क में निकलता है, गेट के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं साइंटिस्ट पोजीशन में। यूपीएससी खुद का साइंटिस्ट भी पोजीशन निकालता है, वहां अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके बाद जू है, आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर है, पेटेंट ऑफिसर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफिसर है, बहुत सारे जॉब्स होते हैं मास्टर्स के बाद अप्लाई करने के। बट यू शुड हैव द सीएसआर नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, और डीबीटी, ये सब क्वालिफाई करके रखिए, दैट इज नेशनल लेवल एग्जाम। एंड एवरी प्रोफेसर, एवरी साइंटिस्ट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल आस्क दिस कोर्स। इफ यू डोंट हैव, दे विल थिंक दैट यू डोंट नो एनीथिंग। That is wrong perception, but they are thinking like that. You should qualify all the exams. Okay. कोई क्वेश्चन किसी को, कुछ क्वेरी, कैसे क्लास लगा, अच्छा लगा? आप लोग जाके एनरोल करना है तो कर लीजिएगा जल्दी, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। मैं एक क्लास ऐसे डेमो क्लास देते रहूंगा, और अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो अभी तक, यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन आस्क। ओके, कोई क्वेश्चन क्वेरी किसी को? आपका लिंक कहाँ मिलेगा? तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आपका अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है तो मैं आपका व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर में एक मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा वेबसाइट का भी और ऐप का भी, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है एक हाई भेज देना, तो मैं आपको अपना ऐप का लिंक और प्लस हम लोगों का वेबसाइट का लिंक विल शेयर यू, यू कैन ज्वाइन। ओके, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद डेमो क्लास स्टार्ट होकर हम लोग एक्चुअल क्लास स्टार्ट कर देंगे। और इन आवर क्लास वी आर नॉट ओनली गाइडिंग फॉर द जीआरएफ, नॉन जीआरएफ प्रोग्राम को हम लोग गाइड करते हैं कि बिना जीआरएफ में कैसे पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, और क्या क्या सुविधा, इतना ही फेलोशिप आपको मिलेगा, तो इट विल बेनिफिट फॉर यू सर। द मोस्ट ऑफ द पोजिशन रिक्वायर क्वालिफिकेशन विथ 2 or 3 years of experience too. That's why I told you, na, you should definitely apply for internship programs. Or RCB launched the industrial, the PG diploma in industrial biotechnology. There you can also enroll yourself. तो आपको इंडस्ट्री लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, देन यू कैन गेट वेरी इजीली द इंटर्नशिप और जॉब पोजीशन, आपके लिए इजी रहेगा। फैमिलियरिटी बहुत मैटर करता है इस फील्ड में, जितना ज़्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ज़्यादा आपका इजी और मतलब स्कोप मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। पैसा नहीं देखना है, कनेक्शंस देखना है, नेटवर्किंग देखना है। Okay, and thank you so much. If you don't have any questions, you can directly contact me in WhatsApp. I will definitely reply you. और कल फिर से मिलते हैं या परसों जब हम क्लास लेंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे। आप ग्रुप, हम लोग ग्रुप में जुड़े रहिए। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।